तो बीए सेकंड सेम आज हम लोग सल्तनत काल की सामाजिक और आर्थिक स्थिति वाले विषय को डील करेंगे कि किस प्रकार से जो भारत में सल्तनत काल में सामाजिक और आर्थिक स्थिति बनी हुई थी, किस तरह से समाज कई नए वर्गों में बट रहा था। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सोशल कंडीशन को देखते हैं। एंशियंट इंडियन सोसाइटी वाज स्टिल इन द सेम ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर बट द न्यू रूलर सोशल क्लास वाज केम इन एग्जिस्टेंस। देखिए, जो भारत की परिपाटी पे चला आ रहा समाज था वो तो सल्तनत काल में आने के नए लोगों के आने के बाद भी एज इट इज़ रहा। रूलर, ऐसा कहा जाता है, रूलर कौन आ रहा है कौन बन रहा है, कॉमन मैन को उससे कोई मतलब नहीं होता। तो जो सामान्य सामाजिक संरचना थी या ढांचा था भारतीय समाज का, वो एज इट इज़ बना रहा। और जो ये नए इन्वेडर्स के रूप में हमारे भारत में आए और फिर यहाँ शासन करने लग गए, जो भी चेंजेस हुए वो उनकी सामाजिक स्थिति में ज़्यादा हुए। देखिए, न्यू मुस्लिम कम्युनिटी विद द डिफरेंट कल्चर एंड रिलीजन केम here. This community was again divided in many classes: Turk, Arab, Iranis, etc. They are totally outsiders. देखिए, एक नया धर्म, एक नई संस्कृति के साथ सल्तनत काल में ये भारत में प्रवेश कर रहे हैं और खुद भी एक जाति के नहीं हैं। इनके अंदर भी कई जातियां हैं, तुर्क है, अरब है, ईरानी हैं। तो ये लोग भी चूँकि अलग अलग कास्ट एंड क्रू के साथ मिल कर के बने हैं, उसके बाद ये लोग यहाँ पर भारत में आते हैं, इन्वेड करते हैं भारत को, और इन्वेड करने के बाद ये भारत में सेट हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी क्लास जो रूलर क्लास थी वो इन्हीं मुस्लिम कम्युनिटी की बनती है। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्लास वॉज इंडियन मुस्लिम्स विच वर कन्वर्टेड। अब इन्होंने यहाँ आने के बाद अपनी संख्या बढ़ाने के लिए और नौकरी वगैरह में भारतीयों को लगाने के लिए कुछ लोगों का कन्वर्जन किया, और जो कन्वर्जन के बाद मुस्लिम बने वो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी बन गई। और इन लोगों को उनके बाद ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलने लगी। ऑल्दो द कन्वर्टेड community but did not get the importance like outsider Muslims. They were not equal to the main Muslim community. देखिए, उधर डिफरेंसेस एज इट इज़ है, मतलब मुस्लिम जो मेन कम्युनिटी है, जो इन्वेडर्स कम्युनिटी है, वो तो अपने आप को हाई मान करके ही चलती है, तो उसमें तो उसने तो समझौता नहीं किया। लेकिन यहाँ अदर देन इंडिया की जो भी दूसरी कम्युनिटीज़ हैं, अदर देन मेन इस्लामिक कम्युनिटी के अलावा, रूरल कम्युनिटी के अलावा, उनसे ये लोग बेटर पोजीशन में है, बिकॉज ये दे आर गेटिंग द जॉब्स एंड ऑल दैट। तो ये लोग उनसे अच्छी स्थिति में हैं। आफ्टर खिलजी पीरियड कंडीशंस वर चेंज्ड एंड द क्लासेस ऑल्सो इम्प्रूव्ड। खिलजी के समय तक बहुत ज़्यादा सामाजिक स्थिति खराब रही भारतीयों की, क्योंकि जो नए लोग थे वो किसी भी तरह का जिसको कहते हैं समायोजन या संतुलन है या एडजस्टमेंट है, नहीं कर पा रहे थे भारतीय समाज के साथ। और भारतीय समाज जो था शुरू से उदार और इस प्रकार का रहा था, तो काफ़ी कठिनाई आई, बहुत ख़राब बिहेवियर भी हुआ इस दरमियान। लेकिन फिर भी खिलजी के समय तक आते आते दोनों ने इस बात को समझ लिया कि अब हमको साथ में ही रहना है। Sultan and Sardars used so many slaves. Alauddin Khilji used 50,000 slaves, where the Firoz Tughlaq used 2 lakhs slaves. सुल्तान और सरदार बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य वाली लाइफ जी रहे थे, और इस लग्जरी लाइफ में स्लेव्स जितने ज़्यादा उतनी ज़्यादा प्रतिष्ठा बनाने का एक फैशन चल गया। अलाउद्दीन ने 50 दास रखे थे और फिरोज तुगलक ने लगभग 2 लाख दास रखे थे। सरदार्स ऑफ कोर्ट वर ऑल्सो लिविंग वेरी रिच लाइफ एंड दे आर ऑल्सो कीपिंग थाउजेंड्स ऑफ स्लेव्स। जो सरदार थे, दरबार के सरदार थे, वो भी राजा की भांति बहुत उच्च स्तरीय जीवन व्यतीत कर रहे थे और स्लेव्स रख करके उनके तरह कंपटीशन कर रहे थे। इनके भी दासों की संख्या हजारों में हुआ करती थी। The condition of women of the both community was not good. Hindu and Muslim in both societies, women were based on men. जो औरतों की स्थिति थी वो हिंदू या मुसलमान दोनों ही जगह खराब थी, और दोनों ही जगह स्त्रियों को जो था वो पुरुषों के ऊपर आधारित रहना पड़ता था, उनके ऊपर निर्भर थी वो लोग। और पर्दा सिस्टम वाज यूजिंग बाय वुमन। जो पर्दा प्रथा है अभी तक भारत में नहीं थी, वो आ गई, और पर्दा प्रथा के कारण मैरिज एज वॉज टू लेस, मतलब बाल विवाह शुरू हो गया। सती सिस्टम वॉज ऑल्सो यूजिंग बाई सम हिंदू कम्युनिटी, और सती प्रथा भी होने लगी। देखिए, बाल विवाह और पर्दा प्रथा ये दोनों हम ज़्यादातर इसके एविडेंसेस हम लोग मुस्लिम कम्युनिटीज़ के आने के बाद देखते हैं। पर्दा प्रथा का चलन मुस्लिम कम्युनिटी में था, और उस चीज़ को इंडियन कम्युनिटी की औरतों ने भी एक्सेप्ट अडॉप्ट कर लिया,
टू सेव हर सेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए उनकी दृष्टि से। और रही बात छोटे उम्र में विवाह की, तो वो इसलिए प्रारंभ हो गया क्योंकि एक सिक्योरिटी और गारंटी दूसरा परिवार भी ले लेता था, जहाँ मैरिज फिक्स होती थी। तो कम ही उम्र में बच्ची बड़ी हो उसके पहले ही गारंटी फिक्स हो जाती थी, तो ये रहता था कि सिक्योर हो गई बच्ची, ये एक रीज़न रहता था। इन द पीरियड ऑफ तुगलक, मोहम्मद तुगलक, परमिशन फॉर सती इज़ नेसेसरी। देखिए सती जो थी वो चल रही थी सल्तनत काल में भी, इसके एविडेंसेस मिलते, इसके बाद भी एविडेंसेस मिलते हैं, लेकिन मोहम्मद तुगलक ने एक रूल निकाल दिया था कि मेरी आज्ञा के बिना कोई सती नहीं होगा, तो उसकी आज्ञा लेनी पड़ेगी। इन सोसाइटी टू मच डिस्क्रिमिनेशन वॉज स्प्रेडेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड इकोनॉमिक स्टेटस डिफरेंसेस आर एवरीवेयर। देखिए पूरे समाज में वर्ग विभेद, पहले से ही भारतीय समाज वर्ग विभेद तो उसमें था ही, सही जाति उपजातियाँ बन चुकी थी मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल में आप देखते हैं। और जब हम मध्यकाल में आते हैं तो हमारे पास डिवीजन का एक और बेसिस खड़ा हो जाता है, और वो है रिलीजन एंड इकोनॉमी। तो धर्म के आधार पे, कास्ट के आधार पे और आर्थिक स्थिति के आधार पे हर जगह भारतीय समाज जो है डिवीजन और डिस्क्रिमिनेशन देखता है। Bhakti movement also started to remove the evils of the society. Simple bhakti was accepted by the majority of the population. भक्ति मूवमेंट अभी हम लोग करेंगे आगे टॉपिक में, वो इसीलिए आया था कि समाज की जो बुराइयां हैं जब तक वो दूर नहीं की जाएंगी तब तक व्यक्ति ईश्वर के भी नज़दीक नहीं पहुंच सकता। तो यदि आप भक्ति के द्वारा ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हो तो सबसे पहले समाज की बुराइयों को दूर करो और कर्मकांडीय धर्म को छोड़ करके भक्ति के रूप में भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करो। Society was clearly divided into two parts, Muslim and Hindu society, or high and low class. Gradually, this gap was increased, and society of Sultanate was not divided into so many castes and was divided into, sorry ये not नहीं है, was divided into so many caste and groups। देखिए क्लियर डिवीजन था सोसाइटी में, एक क्लास थी हाई क्लास, एक क्लास थी लो क्लास। हाई क्लास का जो लोग है वो ये डिवीजन मुस्लिम और हिंदू, मुस्लिम वाले जो जो लोग थे वो सब हाई क्लास ही थे, और जो बाकी के लोग थे वो लो क्लास थे। इसी अदर देन सल्तनत पीरियड में जो बाकी राजे हिंदू राजे थे, हम वहाँ की स्थिति की, सामाजिक स्थिति को अगर डील करें तो हम पाते हैं कि वहाँ पर हम हिंदुओं, और चूंकि वहाँ में मुस्लिम नहीं है तो वहाँ पर आर्थिक आधार पे या जातिगत आधार पे कुछ विभेद देख सकते हैं। पर हम लोग बात करें सल्तनत कालीन भारत की और सल्तनत परिक्षेत्र वाले हिस्से की, तो उस हिसाब से यदि हम देखें तो क्लियर डिवीजन था। हाई क्लास इस्लामिज़म से जो रूलर कम्युनिटी थी वो डील कर रही थी, और लोअर क्लास वो लोग डील कर रहे थे जो कि यहाँ के शासित लोग थे। अब आ जाते हैं हम आर्थिक स्थिति पे। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया वाज वेरी प्रॉस्परस इन एवरी पीरियड, वो हमेशा से समृद्ध रही है। रीजन ऑफ प्रॉस्पेरिटी वाज फर्टाइल लैंड, इरिगेशन, लेबर ऑफ द फार्मर एटसेट्रा। देखिए कृषि प्रमुख आर्थिक आधार है हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था का शुरू से। फर्टैलिटी रीजन है, इरिगेशन रीजन है, और लोगों का परिश्रम रीजन है। इस कारण से जो प्रॉस्पेरिटी डेवलप होती है वो सल्तनत काल में भी मेंटेन रही। द इन्हेंस ऑफ रेवेन्यू एंड सल्तनत पीरियड, सल्तनत रीस्टैब्लिश द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू बिकॉज एग्रीकल्चर वॉज ए इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ, जो चला आ रहा था उस परिपाटी में बहुत ज़्यादा उन्होंने चेंजेस ना करके एज इट इज़ कुछ करों को बढ़ा घटा करके, जिनका हम लोग पिछले टॉपिक में डील भी कर चुके, उश्र जक़ात और ये सब, उनको एज इट इज़ रेवेन्यू सिस्टम को चलने दिया गया। इन द अदर हैंड सुल्तान्स वर ऑल्सो इनहेंस द ट्रेड एंड कॉमर्स, बहुत ज़्यादा ट्रेड एंड कॉमर्स पे ध्यान दिया क्योंकि एग्रीकल्चर तो ऑलरेडी इस्टेब्लिश था। फिरोज तुगलक जैसे कुछ उधर राजाओं के उदाहरण मिलते जो नहरें बना करके और दूसरे तरीके से इरिगेशन पर बहुत काम करते हुए दिखाई देते हैं। सो एग्रीकल्चर में तो काफ़ी काम किया ही, साथ ही उन्होंने ट्रेड और कॉमर्स में, व्यापार और वाणिज्य में भी बहुत काम किया। निटिंग मतलब बुनाई, कलरिंग, डाइंग, मेटल वर्क, शुगर एंड पेपर इंडस्ट्री, ये सभी चीज़ें जो थी वो बहुत ज़्यादा इस समय फैल चुकी थी, बहुत ज़्यादा सल्तनत काल में उनको प्रमोट किया जा रहा था। बंगाल एंड गुजरात वर द टू इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स फॉर एक्सपोर्ट। बंगाल और गुजरात एक्सपोर्ट के लिए दो प्रमुख केंद्र बन गए थे। बाय सी द एक्सपोर्ट विद मैनी कंट्रीज वर डन लाइक यूरोप, चाइना, मलाया आइलैंड वगैरह एट्सेट्रा। तो सी के थ्रू जहाँ जहाँ भी व्यापार हो रहा था उसमें से यूरोप, चीन और मलाया द्वीप है जहाँ पर जो है वो यहाँ से सामान भेजे जा रहे थे। बाय रोड इंडिया वॉज कनेक्टेड विद अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट, पर्शिया, तिब्बत एंड भूटान। रोड के द्वारा, स्थल मार्गों के द्वारा जहाँ व्यापार हो रहा था उसमें अफगानिस्तान, मध्य एशिया, फारस,
तिब्बत और भूटान था। मेन प्रोडक्ट फॉर इम्पोर्ट थे लग्जरीज आइटम फॉर हाई क्लास, जो चीज़ें मंगाई जाती थी उसमें था उच्च वर्ग के लिए ऐश्वर्य की वस्तुएं मंगाई जाती थी, जैसे कि मणिक्य और ये सब चीज़ों अफगानिस्तान वगैरह में बहुत हुआ करते थे। देन क्लॉथ्स मंगाए जाते, स्पेशल टाइप ऑफ क्लॉथ्स अगर कोई थे वो मंगाए जाते थे। सॉरी, वो एक्सपोर्ट में आ गई मैं, इंपोर्ट में दूसरी चीज़ हॉर्सेस की बहुत डिमांड थी यहाँ पर युद्ध, और यहाँ के हॉर्सेस बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हुआ करते थे, तो हॉर्सेस मंगाए जाते थे। फिर मेन प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोर्ट है, देखिए एक्सपोर्ट में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा भारत से भेजा जाता था, बहुत ज़्यादा डिमांड थी यहाँ के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, अनाज की और दूसरी चीज़ों की, क्योंकि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ आप देखिए कि फर्टैलिटी ना होने के कारण अनाज कम उगा पाते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज़ क्लॉथ्स। क्लॉथ्स बहुत अच्छा, यहाँ का क्लॉथ इंपॉर्टेंट था। ओपियम यहाँ से जाती थी, इंडिगो यहाँ से जाती थी, इंडिगो की छोटी छोटी टैबलेट्स बना करके भेजी जाती थी। सो ये सारी चीज़ें जो थी वो एक्सपोर्ट होती थी। अब आ जाते हैं हम कॉइनेज पे, तो इल्तुतमिश इशूड प्योर अरेबियन कॉइन। सबसे पहले इल्तुतमिश ने अरब प्रभाव वाली सिक्के जारी किए थे। इससे पहले भारतीयों के जो चल रहे थे लक्ष्मी अंकित, इसीलिए कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने लक्ष्मी अंकित सिक्के जारी किए, मोहम्मद गौरी ने, तो वो क्या था, वो चले आ रहे थे, उसी को फिर से ठप्पा अंकित कर दिया था। जबकि इल्तुतमिश ने प्योर अरबी प्रकार के सिक्के चालू किए थे। टंका ऑफ सिल्वर एंड जीतल ऑफ कॉपर स्टार्टेड बाय इल्तुतमिश। जो सिल्वर का सिक्का होता था उसे टंका कहा जाता था, और जो तांबे का सिक्का होता था उसे जीतल कहा जाता था, ये इल्तुतमिश ने शुरू किए। मोहम्मद तुगलक स्टार्टेड सिंबॉलिक करेंसी, जिसके बारे में हम लोग मोहम्मद तुगलक में पढ़ चुके हैं। ही ऑल्सो इशूड अ गोल्ड कॉइन ऑफ 200 ग्राम्स विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 12 ग्राम्स कॉल्ड दिनार। दिनार नाम का उसने 12 ग्राम के लगभग का एक सिक्का और भी जारी, सोने का प्योर सिक्का जारी किया था। ऑल अबव आर द सोशल एंड द इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ द सल्तनत पीरियड। दीज आर द सल्तनत पीरियड्स कंडीशन ऑफ इकोनॉमी एंड द सोसाइटी। और इसके बेसिस पे आप लोग अपनी तैयारी कर लीजिएगा। मैं जो है इसका जो मुग़ल काल का आएगा उसको हम लोग सेपरेटली डील करेंगे, तो ये आज के लिए दैट इज़ सफिशिएंट।